हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 28, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके जीके जीएस के पीवाईक्यूज हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी इस पूरी सीरीज में यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इस पूरे बैच की, तो ये कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर हैं। इसमें आपका जीके जीएस का पूरा सिलेबस कवर होगा। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले जो दो इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को बतानी थी वो ये है। अगर इन वीडियोस का फ्री में एक्सेस करना चाहते हो तो आपको हमारा चैनल दैट इज करंट अफेयर्स बाय रवि पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इनके नोट्स पीडीएफ साथ ही में फ्री अनलिमिटेड टेस्ट को अटेम्प्ट करना है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, आप पूरी वीडियो को वन गो में फिनिश करना चाहते हो और रिकॉर्डेड वीडियोस को देखना चाहते हो, तो उसके लिए हमारा पेड बैच आपको ज्वाइन करना है। जैसे आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करोगे तो आपको डेली एप्लीकेशन पर क्लासेस मिलेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट रहेगा और साथ ही में सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन भी होगा और पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा लेटेस्ट पैटर्न के साथ में। और इसके लिए आपको इंस्टॉल करना है एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा कारक किसी भी स्थान की जलवायु को नियंत्रित नहीं करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो ऑप्शन है यहाँ पे दो शहरों के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, फिर है लैटिट्यूड, एक है ओशन करंट और फोर्थ वन है रिलीफ फीचर्स, यानी कि राहत विशेषताएं। इसमें यहाँ हिंदी पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको ये करेक्ट करना है। यहाँ पे हो जाएगा ये भू आकृतियां, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी भी जगह की, किसी भी स्थान की अगर जलवायु को नियंत्रित करना है, तो उसमें दो शहरों की जो बीच की डिस्टेंस है वो निर्भर नहीं करती है। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि दो शहरों के बीच की दूरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं अक्षांश की, तो देखिए अक्षांश जो है वो जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि ये जो सूर्य की किरणों के पृथ्वी पर पड़ने वाले कोण को निर्धारित करता है। और जितना ज्यादा कोण यहाँ पे पड़ेगा उस हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन रहेगा और उसी हिसाब से जो किसी भी स्थान का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो निर्धारित होगा। फिर बात करें महासागरीय धाराएं की, तो ये भी जाहिर सी बात है, ये विश्व के विभिन्न भागों में गर्म और ठंडे जल का परिवहन करने में मदद करती है, जिसकी वजह से वहां का जो भी जलवायु है, जो भी क्लाइमेट है, वो इफेक्ट होता है। एंड थर्ड फीचर है यहाँ पे रिलीफ फीचर, यानी कि जो भू आकृतियां हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पूरे जो अर्थ सरफेस है वहां पे, जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, वो आकृतियां हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं हमारे किस चीज को लेके, जलवायु को लेके। लेकिन अगर हम बात करें दो देशों के बीच की दूरी, ये नहीं निर्धारित करती है किसी भी जगह की जलवायु। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी इसका जो ये हिंदी में है ये मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर दूंगी, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, याकूत ये किस क्षेत्र के खानाबदोश चरवाहे हैं, यानी कि याकूत्स आर द नोमैडिक हर्डर्स ऑफ विच रीजन। तो इसका आंसर होगा टुंड्रा क्षेत्र, यानी कि टुंड्रा रीजन। इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो याकुत्स कहीं या फिर याकूत, ये टुंड्रा क्षेत्र के खानाबदोश चरवाहे हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है, ये बेसिकली अगर हम बात करें टुंड्रा, ये एक प्रकार की जलवायु है जो कि आपको आर्कटिक वाले रीजन में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो याद रहेगा, याकूत जब भी आता है दैट मीन्स आप उनको रिलेट करोगे कहाँ से, टुंड्रा रीजन से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सोहन सिंह भाकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हुए थे। यानी कि सोहन सिंह भकना एंड हरदयाल वर मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गदर पार्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और गदर पार्टी की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन होती है 1913 में, यानी कि इसका गठन होता है 1913 में। और इसके मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको सैन फ्रांसिस्को में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो आंसर है सैन फ्रांसिस्को और इसका गठन होता है 1913 में। और इसके स्थापना में जो मुख्य योगदान यहाँ पे रहता है वो रहता है सोहन सिंह भकना का और साथ ही में लाला हरदयाल जी का।
और गदर पार्टी की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन जो यूएसए में प्रवासी भारतीय है ना उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें अगर हम बात करें गदर पार्टी, तो इसका ओरिजिनल नाम गदर पार्टी नहीं था। इसको पहले पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से जानते थे और बाद में 1913 में एक पत्रिका लॉन्च हुई थी गदर, जिसके बाद में ये जो नाम है वो यहाँ पे अपनाया गया था। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और 1948 में हमारे देश की आजादी के बाद ये जो गदर पार्टी थी उसको औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वापस से मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि सोहन सिंह भाकना और हरदयाल सिंह मुख्य रूप से गदर पार्टी से एसोसिएटेड है। 1913 में इसका गठन होता है और मुख्यालय की बात करें तो सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना के लेखक थे, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया वॉज द ऑथर 19th सेंचुरी इंडिया वॉज द ऑथर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना। तो ये एक बुक है, नाम है स्त्री पुरुष तुलना, और इस पुस्तक के लेखक थे यहाँ पर ताराबाई शिंदे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये बेसिकली जो पुस्तक है यहाँ पे वो महिलाओं और पुरुषों के बीच में तुलना के ऊपर लिखी हुई थी। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में तुलना को लेकर इस पूरी पुस्तक को लिखा हुआ था और इसी का नाम है यहाँ पे स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, दाराबाई शिंदे के द्वारा इसको यहाँ पे लिखा गया है। और ये पुस्तक जो लिंग और जाति व्यवस्था की आलोचना करती है और समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर भी सवाल उठाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निम्न में से वर्ण नहीं था। तो अगर हम एंशियंट हिस्ट्री में बात करें तो हम लोगों ने वर्णा सिस्टम को सुना है और उसी वर्णा सिस्टम में 4 प्रकार के वर्ण होते थे, जिसमें अगर हम बात करें मुख्य रूप से सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य एंड देन शूद्र। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन अगर हम बात करें वैश्य भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे, ब्राह्मण्स भी होते थे, समिति नहीं होते थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा सभा और समिति करके हमने 2 यूनिट्स को डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियोस में, तो इसको आपको वहां से रिलेट करना है। लेकिन अगर हम बात करें वर्णा सिस्टम की तो 4 प्रकार के वर्ण होते थे, ब्रह्मा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब जो समिति थी ना वो वैदिक जो हमारा कल्चर था ना उसमें वर्णा नहीं था, बल्कि एक वैदिक काल में एक लोगों की सभा हुआ करती थी। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, सलाल जल विद्युत स्टेशन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यानी कि द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में जो रियासी जिला है वहाँ पे चिनाब नदी पर आपको ये पूरा स्टेशन जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, किस राज्य ने पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका को स्थापित किया है। तो महाभारत वाटिका की बात करें तो ये करंट का क्वेश्चन है, हालांकि अब तो स्टैटिक बन चुका है। तो महाभारत वाटिका की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया था उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड का जो वन विभाग है उसी ने हल्द्वानी में एक एकड़ में फैले हुए इस पूरे उद्यान को यहाँ पे डेवलप किया था, जिसका नाम है महाभारत वाटिका। महाभारत वाटिका का मतलब है कि इसमें जो पूरा का पूरा ये उद्यान है ना वो महाभारत की थीम पर बेस्ड है, इसलिए इसका नाम भी यहाँ पे महाभारत वाटिका रखा गया है। राइट, तो याद रहेगा आपको कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, और इसमें जो उत्तराखंड का वन विभाग है उसने इसको यहाँ पे विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि कौन सी नदी उत्तर में वुलर झील और फिर बारामूला में बहती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इनटू द वुलर लेक इन द नॉर्थ एंड देन फ्लो इन द बारामूला। तो इसमें सही आंसर होगा झेलम रिवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो अगर हम झेलम रिवर की बात करें तो ये वही नदी है जो उत्तर में वुलर झील में बहती है और फिर ये बारामूला में बहती है। और वुलर झील की बात करें, हमने कई बार स्टैटिक में भी पढ़ा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें ये है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब वुलर झील आते हैं तो कहाँ पे मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर में मिलेगा, और ये मीठे पानी की यहाँ पे आपको झील देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ उड़िया कल्चर। तो ऑप्शन है कथकली, गोटीपुआ,
पाइका और दलखाई। तो आपने सुना होगा कथकली के बारे में, तो जब आप 8 क्लासिकल डांस को डिस्कस करते हो तो उसमें से वन ऑफ द क्लासिकल डांस क्या होगा? कथकली होगा। तो इसलिए ये कथकली तो डिफरेंट ही हो जाएगा, और इसके अलावा गोटीपुआ, पाइका और दलखाई, ये तीनों ही आपको उड़िया कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा कथकली की बात करते हैं तो ये हमारा एक क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। अब इसमें अगर हम बात करें गोटीपुआ की, तो ये एक तरीके से पारंपरिक इनका एक डांस होता है, एक फोक डांस आप समझ सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें पाइका की, तो पाइका एक मार्शल नृत्य है। और इसमें अगर हम बात करते हैं दलखाई की, तो दलखाई एक यहाँ पे लोक नृत्य है। तो बेसिकली ये तीनों ही उड़िया कल्चर से है, बल्कि जो कथकली है वो यहाँ यहाँ पे नहीं है, वो एक क्लासिकल डांस है। अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि कथकली ये आप किस स्टेट से इसको रिलेट करोगे, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र सुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? तो अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन, पुष्यमित्र सुंग वाज अ डिवोटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड? तो अगर हम बात करें पुष्यमित्र सुंग की, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये सुंग जो डायनेस्टी थी, सुंग साम्राज्य था, उसके संस्थापक थे और उसके पहले शासक भी थे। और इन्होंने ही जो मौर्यन साम्राज्य में लास्ट जो शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके ही यहाँ पे सुंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि किसके भक्त हुआ करते थे, तो आपको ध्यान रखना है ये बेसिकली जो शिव जी हैं, शिव जी के भक्त हुआ करते थे। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा कि ये किस मतलब इन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना करी थी और किसको मारकर इन्होंने सुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे करी थी। तो वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मौर्यन साम्राज्य के लास्ट रूलर बृहद्रथ की हत्या करके ही सुंग साम्राज्य की स्थापना करी थी पुष्यमित्र सुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान मध्याह्न रेखा के साथ में मिलकर ग्लोब पर एक बड़ा वृत्त यहाँ पे बनाता है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड अलोंग विद द प्राइम मेरिडियन फॉर्म अ ग्रेट सर्किल ऑन द ग्लोब? तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री मेरिडियन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन दिसंबर 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र के यहाँ पे अध्यक्ष थे? तो यानी कि हु अमंगस्ट द फॉलोइंग बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड सेशन ऑफ आईएनसी व्हिच वाज हेल्ड इन कोलकाता इन दिसंबर 1886? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। आईएनसी की अगर हम बात करें तो 1885 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। इसके एस्टैब्लिशमेंट करने में जिसका सबसे बड़ा योगदान यहाँ पे रहता था उनका नाम था एयू ह्यूम। सबसे पहले अध्यक्ष की बात करें तो वो बनते हैं डब्ल्यू सी बनर्जी, और दूसरे सेशन की अध्यक्षता करते हैं कौन? ये करते हैं दादा भाई नेहरू जी। इसके अलावा फर्स्ट विमेन अगर हम बात करें आईएनसी की हेड प्रेसिडेंट कौन बनती है, तो ये बनती है यहाँ पे एनी बेसेंट। लेकिन फर्स्ट इंडियन विमेन की बात करें तो ये बनती है यहाँ पे सरोजनी नायडू। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट जो ब्रिटिशर्स थे या फिर फर्स्ट इंग्लिश आप कह सकते हो, तो वो कौन थी? तो उनका नाम था जॉर्ज यूले। ठीक है, अब आपने कमेंट करके ये बताना है कि फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो भी आंसर है वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। और इस समय पे वायसराय कौन हुआ करते थे जब ये आईएनसी की फॉर्मेशन होती है? तो उस समय पे जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, चित्रा विश्वेश्वरन निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? यानी कि शी वॉज अ फेमस डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस जॉनर? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे भरतनाट्यम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मुख्य रूप से भरतनाट्यम से संबंधित है और उन्हें 1992 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बैरा सियूल बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं बैरा सियूल बांध की, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। और ये पूरा जो बांध है वो आपको जो बांध बैरा सियूल है ये इसी नदी पर बनाया गया है, जो कि रावी नदी की एक सहायक नदी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली, तो आपको स्टेट ही ध्यान रखना रहेगा, दैट इज हिमाचल, और उसमें जो स्पेसिफिक जिला है यानी कि चंबा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, भारत में लघु हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच में स्थित जो एक घाटी है जो आपकी यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैली है, उसका नाम क्या है? यानी कि जो यहाँ पे लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में एक जो रीजन यहाँ पे पड़ता है उसको हम दून्स के नाम से जानते हैं। आपने देहरादून वगैरह के बारे में सुना होगा ना, तो हम उसी दून की बात यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, मंगल ग्रह पर जीवन की मौजूदगी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट रेलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन द मार्स। तो अगर हम बात करें मंगल ग्रह पर जीवन, इसकी मौजूदगी का सबसे बड़ा जो कारण है, जो प्रेजेंस हम वहाँ पे समझ सकते हैं, उसका मेन फैक्टर, मेन पॉइंट तो वही है कि वहाँ पे जो आपको आइस कैप है और जो फ्रोजन वाटर है वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली अगर पानी वहाँ पर है तो कह सकते हैं कि वहाँ पे जीवन संभव हो सकता है। तो वहाँ पे अक्यूरेंस ऑफ आइस कैप एंड फ्रोजन वाटर वाज द मोस्ट रेलेवेंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन द मार्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, यानी कि बर्फ की परत और जमे हुए पानी की मौजूदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता यानी कि जो एडवोकेट जनरल है स्टेट का, उसको राज्य विधानमंडल में बोलने के अधिकार का उल्लेख दिया गया है, यानी कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द राइट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट टू स्पीक इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये यहाँ पे आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 177, यानी कि ऑप्शन नंबर टी। तो अनुच्छेद 177 जो भारतीय संविधान का है वही राज्य के महाधिवक्ता यानी कि जो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, उसको राज्य विधानमंडल में बोलने के अधिकार को यहाँ पे देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम बात करते हैं, एक होता है महाधिवक्ता और एक होता है, यहाँ बात करें महाधिवक्ता की तो ये राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा होता है एक अटॉर्नी जनरल जो कि केंद्र सरकार की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वो उनका सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। बट स्टेट की बात करते हैं तो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल यहाँ पे आंसर होगा। और इसी का उल्लेख अगर हम बात करें 177 में बात करता है कि वो राज्य के विधानमंडल में यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में बोलने का जो अधिकार है उसका उल्लेख इस आर्टिकल में किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारत के किस राज्य में एक स्थानीय समुदाय के द्वारा कैलपोद नामक फसल उत्सव मनाया जाता है। तो कैलपोद नामक जो ये त्योहार है, एक फसल उत्सव है, फेस्टिवल है यहाँ पे, हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो कि मनाता है कर्नाटक स्टेट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो उसमें कैलपोद नामक ये त्योहार है, मनाता कौन सा स्टेट है, दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, दंतोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की स्थापना ये किस वर्ष में की गई थी। तो अगर हम इस विकास बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना ये होती है 1958 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस बोर्ड की स्थापना मूल रूप से भारत में श्रमिकों के बीच में शिक्षा और विकास के मतलब विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। और संगठन का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से श्रमिकों को सशक्त बनाना, जिससे कि उनके समग्र विकास को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे इसके स्टैब्लिशमेंट कब होते तो आंसर होगा 1958। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, संविधान यानी कि प्रथम जो संविधान संशोधन था अधिनियम 1951, उसके द्वारा संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची यहाँ पे जोड़ी गई थी। तो अगर हम बात करें जो फर्स्ट यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, इसके द्वारा जो यहाँ पे अनुसूची जोड़ी गई थी उसका नाम था 9th अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। कुल मिला के हमारे संविधान में एट प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें कि 10 ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी पहले, सॉरी 8 हमारे संविधान में पहले से थी। इसके अलावा 9th की बात करें वो 1951 का जो पहला अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 9वीं अनुसूची में है क्या, तो 9वीं अनुसूची बेसिकली बात करती है भूमि सुधार, साथ ही में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित जो भी कानून है उनको न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए उनको पेश किया गया था। तो उसके उस रिलेटेड ही यहाँ पे पूरा प्रोविजन 9वीं अनुसूची में दिया गया है। तो बेसिकली जो फर्स्ट अमेंडमेंट होता है 1951 में, उसी के द्वारा ही 9th अनुसूची यहाँ पे जोड़ी गई थी। एट प्रेजेंट में हमारे पास में कुल मिला के 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश को यहाँ पे जारी कर सकते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट यहाँ पे कर सकता है। तो आंसर होगा इसका 123, यानी कि अनुच्छेद नंबर 123। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश यहाँ पे जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो,
या फिर संसद के दोनों सत्र में से कोई भी सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, तो तभी जो राष्ट्रपति है वो यहाँ पे अध्यादेश को जारी कर सकता है और राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस ले सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो टाइम पीरियड यहाँ पे होता है वो 6 मंथ का होता है और लेकिन अगले जो 6 हफ्ते होते हैं मतलब 6 महीने और उसके बाद 6 हफ्ते यहाँ पे उनको अप्रूवल लेना पड़ता है। तो कुल मिलाकर आपसे टाइमिंग के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 6 महीने 6 हफ्ते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल इसमें 123। अब ये तो हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रपति को लेकर, वही अगर हम बात करते हैं राज्यपाल को लेकर तो राज्यपाल भी ऑर्डिनेंस को इशू करता है। आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल होगा 213, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, नेत्रवती नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? तो अगर हम बात करते हैं नेत्रवती नदी की, तो ये बहती है मंगलौर से होकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और नदी का जो उद्गम है वो गंगामुला से होता है, जो कि मंगलोर शहर से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड या फिर विश्व का चीनी का कटोरा, ये कहा जाता है क्यूबा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को। तो यह विश्व का सबसे बड़ा चीनी उद्योग है और इसी वजह से इसको यहाँ पे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट में जो सिनेरियो चल रहा है तो वहाँ पे हम ब्राजील को भी अब जो ब्राजील भी जो है शुगर केन के मामले में काफी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश यहाँ पे शामिल हैं? तो अगर हम बात करें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो ये यहाँ पे शामिल होंगे कौन से देश? तो मेनली तो 4 ही देश शामिल हैं, जिसमें आता है यहाँ पे सीड। एक ट्रिक है, आप सीड इसमें ध्यान रख सकते हो, जिसमें एस से मतलब होगा किस चीज के बारे में, यानी कि यहाँ पे सोमालिया, ई स्टैंड्स फॉर इथोपिया, अगला ई स्टैंड्स फॉर इरिट्रिया एंड डी फॉर यहाँ पे जिबूती, ठीक है। तो सीड से आप इसको ध्यान रखिएगा कि मेनली 4 कंट्री आती है किस चीज में? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हालांकि इसके आसपास का जो एरिया है उसके भी कुछ कुछ रीजन आ जाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, बट मेनली कंट्री की बात अगर हम करें तो इसमें इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती और सोमालिया, ये चार कंट्री मिलके यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका को बना देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? तो अगर हम बात करते हैं माल्थस के बारे में, तो माल्थस ने जनसंख्या को लेकर एक सिद्धांत यहाँ पे दिया था और इन्होंने बोला था कि जो जनसंख्या है वो 25 वर्षों के बाद में दुगनी हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी पीडीएफ या फिर ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट दैट इज www.ravibookspedia.com पर विजिट करना है। अगर आपको कोई भी हमारे प्रिंटेड बुक यहाँ पे मंगवानी है अपने घर पर तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.ravititipublication.com पर। साथ ही में मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। डेली करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हो, नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। और इंग्लिश मीडियम के चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि रहेगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? तो अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की, तो इसका आंसर होगा सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी क्योंकि ये आईएनसी के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष थे जो कि निर्वाचित हुए थे लेकिन उसके बाद में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये बात है 1938 की, जब जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो आईएनसी के अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन 1939 में वो पार्टी के अध्यक्ष के पद पे फिर से चुने जाते हैं और बाद में महात्मा गांधी जी और साथ ही में अध्यक्ष के लिए पट्टाभी सीतारमैया के बीच में कुछ यहाँ पे बातचीत चल रही होती है। देन फिर इनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है सुभाष चंद्र बोस का एंड साथ ही में पट्टाभी सीतारमैया इन सब का। तो इन सब के बीच में चलते हुए जो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो ऐसा करके जो सुभाष चंद्र बोस है वो एकमात्र ऐसे यहाँ पे व्यक्ति बन जाते हैं जिन्होंने कि निर्वाचित होने के बाद भी आईएनसी के सदस्य बनने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और उसके बाद में बात करें इसमें ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इनके बाद में जो यहाँ पे अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? वो यहाँ पे बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया तो ये पद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, राजवाड़ा महल सांस्कृतिक विरासत परियोजना ये किस स्थान पर स्थित है? तो रजवाड़ा पैलेस की बात करें तो ये आपको इंदौर में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि मध्य प्रदेश का जो शहर है यानी कि इंदौर, वहां पर आपको रजवाड़ा महल, रजवाड़ा पैलेस ये देखने के लिए मिल जाएगा। और इस महल का निर्माण 1777 में मराठा साम्राज्य के होलकर के द्वारा यहाँ पे इसका निर्माण कराया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बोडो भाषा मुख्यतः भारत के निम्न राज्यों में से किसमें बोली जाती है? तो अगर हम बोडो लैंग्वेज की बात करें तो ये मुख्य रूप से आपको असम स्टेट में देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और बोडो को कई बार बोरो के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये असम राज्य में एक समूह है जिनके द्वारा ये पूरी लैंग्वेज बोली जाती है। तो आंसर क्या होगा? दैट इज असम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो अंडर विच 5 ईयर प्लान द स्टील प्लांट ऑफ राउरकेला, भिलाई एंड दुर्गापुर वर एस्टैब्लिश्ड? तो ये हुए थे सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें 1956 से लेकर 1961 के बीच में पूरी प्लान थी, जिसमें जो ये तीन जो यहाँ पे इस्पात संयंत्र है ना, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये यहाँ पे स्थापित किए गए थे। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, सेकेंड पंचवर्षीय योजना। टाइम पीरियड क्या था? 1956 से लेके 1961 के बीच में। फिर होगा, दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका का मैप में भी आप देख सकते हो सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? ये होगा यहाँ पे ब्राजील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ब्राजील अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश यहाँ पे बन जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए के बारे में। और दक्षिण अमेरिका के साथ साथ ये दुनिया का भी 5वां सबसे बड़ा देश यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें याद रहेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। फिर हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अगर हम बात करें हीराकुंड बांध की तो ये आपको महानदी पर देखने के लिए मिलेगा। और इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ था, जो कि लगभग 1953 में जाके पूरा हुआ था। तो अगर आपसे पूछे हीरा, तो हीरा से आपको महान ध्यान रखना है और हीराकुंड बांध यानी कि महानदी पर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? तो यहाँ पे जो पंचप्रयाग है वो काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आपसे पूछे अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो मैप में देखिएगा, ये यहाँ पे मंदाकिनी और यहाँ से आ रही है ये आपकी अलकनंदा। ठीक है, तो ये अलकनंदा है, ये मंदाकिनी है, और इन दोनों का संगम यहाँ पे कहलाएगा रुद्रप्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा जो पंचप्रयाग है उसमें आपको देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, जब अलकनंदा और धौलीगंगा आपस में मिलती है तो ये बनता है विष्णु प्रयाग। जब अलकनंदा और यहाँ पे नंदाकिनी मिलती है तो बनता है नंद प्रयाग। जब अलकनंदा और यहाँ पे पिंडर गंगा आपस में मिलती है तो बनता है प्रयाग। और इसमें अगर मंदाकिनी आपस में मिलती है किसमें? अलकनंदा में, तो बनता है रुद्रप्रयाग। और उसके अलावा जब यहाँ पे भागीरथी मिलती है अलकनंदा में तो बनता है देवप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और इसके अलावा कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। ये पांचों प्रयाग इंपॉर्टेंट है, किस किस नदी से बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से पांचों के पांचों प्रयाग को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन दी इंडिया? तो आंसर क्या होगा? आंसर इसमें होगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर स्वतंत्रता के बाद में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, तो यही हमारे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष यहाँ पे बने थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाएं ये किस देश से ली गई हैं? यानी अगर हम बात करें लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स हमने किस देश के संविधान से अडॉप्ट किए हैं? तो ये लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो अवधारणा है वो फ्रांस से ली गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन नंबर बी के बारे में।
इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम अवधारणाओं की बात कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करें, लाइक अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की, तो वो हमने लिए हैं यूएसए से। अगर हम बात करते हैं डीपीएसपीस की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वो हमने लिया कहाँ से? आयरलैंड से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया था? यूएसए से आया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अगर हम बात करें, कुछ प्रोविजंस है जो हमने अलग अलग कंट्री से यहाँ पे अपनाए हुए हैं। इसके अलावा सिटीजनशिप की बात करें, नागरिकता की, तो वो हमने ब्रिटेन से ली है। और वही बात अगर हम करते हैं संशोधन की, यानी कि अमेंडमेंट्स जो होते हैं संविधान में, उसकी अवधारणा हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश से की गई थी? तो अगर हम बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल की, तो ये सेटअप हुई थी किस कमीशन से? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सरकारिया कमीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो सरकारिया कमीशन की सिफारिश से ही यहाँ पे 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। हालांकि अगर हम बात करें, इसकी जो स्थापना हुई थी वो जून 1983 में भारत की केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। बट अगर हम बात करें कि मेनली जो सिफारिश की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है सरकारिया कमीशन के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब इसकी स्थापना पहले हो चुकी थी, लेकिन जो अंतर्राज्यीय परिषद है ना, उसकी स्थापना ये बाद में होती है। बस सिफारिश किसकी होती है? सरकारिया कमीशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली ये किसने कहा था? यानी कि हु कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि हॉरोस्कोप ऑफ द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये लाइन यहाँ पर कही थी किसने? के एम मुंशी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और के एम मुंशी, इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, और इन्होंने ही कहा था पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर दो वास्तुकार हैं, इन्होंने निम्न में से किस शहर को डिजाइन करने का श्रेय इनको दिया जाता है? तो इसमें बात करें एडविन लुटियंस की और हर्बर्ट बेकर की, तो इन्हें नई दिल्ली को यहाँ पे डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा खनिज लोकप्रिय रूप से दफन धूप के नाम से जाना जाता है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज पॉपुलरली नोन एज दी बरिड सनशाइन। तो यहाँ पे जो कोयला है उसको लोकप्रिय रूप से अंतर्हित धूप या फिर दफन धूप के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पौधे से विकसित हुआ है जो लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। और ऐसा मानते हैं कि अधिकांश कोयले का निर्माण लगभग 300 मिलियन पहले जो वर्ष था उसमें हुआ था। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, दैट इज बरिड धूप या फिर यहाँ पे बरिड सनशाइन के नाम से हम लोग जानते हैं किसको? कोयले को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद में बंगाल का नवाब ये कौन बना था? तो हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन 1756? तो जब 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है, तो उसके बाद में जो सिराजुद्दौला है वो बनते हैं बंगाल के नवाब। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें पहले नवाब कौन थे बंगाल के, तो उसमें नाम आता है मुर्शिद कुली खान का। और अलीवर्दी खान के बाद कौन आता है? याद है सिराजुद्दौला। तो ये चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सौरमंडल का जोवियन ग्रह यानी कि गैसीय ग्रह यहाँ पे नहीं है? तो अगर हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे एक जोवियन ग्रह नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर होगा इसका मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। जब आप ये मैप देखोगे, मतलब जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, तो इसमें आप देखोगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसमें जो यहाँ पे जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये यहाँ पे आपको जोवियन प्लैनेट देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और ये चारों हैं जोवियन प्लैनेट, और इसमें से ये जोवियन प्लैनेट यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सुल्तान ऑफ जौहर कप ये किस खेल का टूर्नामेंट है? तो सुल्तान ऑफ जौहर कप की बात करें तो ये आपको बेसिकली हॉकी का टूर्नामेंट देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना होती है कब? 2011 में, सुल्तान जौहर कप। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा इसमें कि गोवर्धन मठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो अगर हम बात करते हैं गोवर्धन मठ की, तो ये आपको उड़ीसा के पुरी में देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जब भी गोवर्धन आता है तो हमें माइंड में क्लिक करता है मथुरा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गोवर्धन मठ आपको उड़ीसा के पुरी में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इसे सनातन धर्म और अद्वैत वेदांत के संरक्षण और प्रचार के लिए दार्शनिक संत आदि शंकरा द्वारा स्थापित किया गया था। तो याद रहेगा इसमें नाम क्या है, गोवर्धन मठ कहाँ पे, तो ये होगा उड़ीसा के पुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, यानी कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो इसका आंसर होगा कौन कौन, ये होंगे सीवी रमन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर वेंकट रमन। सीवी रमन की बात करें तो ये पहले भारतीय थे जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया गया था, और साल था 1930। ग्रुप डी में काफी बार पूछा गया, साल 1930 में सीवी रमन को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और क्यों दिया गया था, दमन प्रभाव की खोज के लिए इनको यहाँ पर ये पूरा जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ऋत्विक भट्टाचार्य, ज्योत्सना चिनप्पा और सौरभ घोषाल निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम तीनों की ही बात करें तो ये काफी फेमस स्क्वैश प्लेयर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, स्क्वैश प्लेयर है ऋत्विक भट्टाचार्य, ज्योत्सना चिनप्पा और सौरभ घोषाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे जिसे 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित किया गया था, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर ड्राफ्टिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन 2020। तो इसका आंसर होगा के कस्तूरी रंगन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये फॉर्मर इसरो के चेयरमैन भी रह चुके और हाल ही में कुछ समय पहले इनकी यहाँ पर डेथ भी हो गई थी, ठीक है। तो याद रहेगा के कस्तूरी रंगन, 2025 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव हुई है उसका मसौदा इन्होंने ही तैयार यहाँ पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट ये किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है, यानी कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इसको पब्लिश करता है यूनेस्को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जो यूनेस्को है वही यहाँ पे पब्लिश करता है जेम रिपोर्ट को, और ये शिक्षा में वैश्विक प्रगति, चुनौतियों और रुझानों का एक आधिकारिक साक्ष्य आधारित मूल्यांकन है, जिसे शिक्षा 2030 एजेंडे की निगरानी का एक प्रमुख हिस्सा यहाँ पे माना जाता है। याद रहेगा यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो 23rd स्टेट की बात करें तो ये बना था मिजोरम, 24th की बात करें तो ये बना था अरुणाचल प्रदेश, एंड 25th की बात करें तो ये बना था गोवा। तो इसमें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा भारत के 23वें, 24वें, 25वें नंबर के राज्य थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और एट प्रेजेंट में हमारे देश में कितने राज्य हैं, तो एट प्रेजेंट में हमारे देश में 28 स्टेट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को 1191 में डैश शासक ने पराजित किया था। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मोहम्मद गोरी की, तो इन्हें यहाँ पे चहमान वंश, या फिर आप समझ सकते हो चौहान जो राजा थे, चौहान वंश के जो राजा थे पृथ्वीराज, उनके द्वारा 1191 में इनको यहाँ पे पराजित किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दो बैटल, यानी कि एक था बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट और बैटल ऑफ तराइन सेकंड, जो कि होता है 1191 में, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद गोरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन दूसरे बैटल में पृथ्वीराज चौहान हारे थे मोहम्मद गोरी से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना फैक्ट। उसके बाद में जो पृथ्वीराज चौहान है उनको यहाँ पे ये पकड़ लेते हैं मोहम्मद गोरी, बट पहला जो बैटल होता है उसमें मोहम्मद गोरी हारता है और जो पृथ्वीराज चौहान है वो जीत जाते हैं। तो उसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंश कौन सा है, चहमान वंश या फिर चौहान वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद में किस वर्ष में भारत लौटे थे। तो ये लौटे थे भारत 1915 में। तारीख कौन सी थी, 9 जनवरी, इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो 1915 में भारत आते हैं महात्मा गांधी। उसके बाद में लगभग 1-1.5 साल तक वो पूरा दौरा करते पूरे भारत का, एंड फिर उसके बाद में वो 1970s मतलब 1917 में वो यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, मोहनदास करमचंद गांधी आते हैं 1915 में, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। तो उसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है।
तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। अब टेस्ट के कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, सलाल जलविद्युत स्टेशन ये भारत के किस जो यूटी में आपको देखने के लिए मिलेगा और किस रिवर पर है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि बैरासियुल बांध किस जिले में है। एंड थर्ड वन इज कि भारत में जो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर जो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम के चैनल के लिए आप फॉलो कर सकते हो रवि अदिति क्लासेस को। साथ ही में बुक की वेबसाइट है www.raviaditipublication.com, आप इस पर भी विजिट कर सकते हो। आपको सभी बुक्स आपके घर पर मिल जाएंगी। इसके अलावा जो हमारी पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है दैट इज www.ravibookspdf.com, आप इस पर भी विजिट कर सकते हो। आपको लेटेस्ट जितनी भी पीडीएफ हमारी आई है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा जो एप्लीकेशन है दैट इज रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको जीके और जीएस का बैच पूरा मिलेगा, साथ ही में करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जीएस नोट्स मिलेंगे, ई बुक्स मिलेगी, 25,000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, फ्री पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर के नोट्स आपको मिलेंगे, साथ ही में यूट्यूब वीडियोस के नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो बाय द नेम करंट अफेयर्स बाय रवि। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।